नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड़ी पड़वा हमारे हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है हम लोग एक ही वीडियो में जो है दो वैकेंसी कवर करने वाले हैं। और जो हमारी वैकेंसी है वो व्यापम भर्ती को लेकर ही है। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, और एक जो है एक वैकेंसी की पूरी जानकारी है। तो पूरी एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे, और एक जो है आपको हम हमें हमारी जो व्यापम भर्ती हुई थी वर्ग 3 की, उसको लेकर एक अपडेट है तो वो दे देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वीडियो करते हैं। हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, हमारी होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PEB, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, PEB लिखने के बाद जैसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हमारे पास आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि क्या है ये चीज़। जो आंसर की आई थी व्यापम की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर, तो वो आंसर की अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं मिलाई है, आपने जो प्रश्न को उत्तर दिए थे किसके सही थे किसके गलत थे, वो आप लोगों को अगर नहीं क्लियर है अभी तक, तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से देख सकते हैं कौन से प्रश्न सही हैं कौन से गलत हैं। और हाँ, उस पर जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पर आपके ऑब्जेक्शन लगा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे PEB क्लिक किया है गूगल पर, तो PEB खोलने के बाद हम लोगों के पास जो वेबसाइट खुला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, ये आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप क्लिक करना है। जैसे ही इस पर टैप करते हैं आपके सामने अगली स्क्रीन खुलती है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन दे रहा है, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, प्राथमिक शिक्षक ऑनलाइन प्रश्नों पर आक्षेप, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं किसी प्रश्न का। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही है और व्यापम ने जो उत्तर बताया वो गलत है, तो हम लोग उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे क्लिक किया, ये स्क्रीन खुला है। स्क्रीन पर भी जो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जाकर हमको टैप करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन खुल गया है हमारे सामने। यहाँ पर दो चीज़ें मांग रहा है हमारे से, रोल नंबर और TSC कोड। तो TSC कोड और रोल नंबर आपको जो है आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है। TSC कोड वही है जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय पासवर्ड के रूप में डलवाया गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं। जैसे मेरा जो रोल नंबर है मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट, फिर आपको दिखाते आगे। AC के साथ नीचे जो है TSC कोड मांग रहा है हमारे से, ये TSC कोड। तो ये TSC कोड मैं मेरा डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने मेरा TSC कोड डाल दिया, और यहाँ पर जैसे लॉगिंग पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखिए ये स्क्रीन हमारे सामने खुलकर आ गई है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि आपने अपनी प्रतिक्रियाएं देखें, सवाल के बारे में शिकायत करें, शिकायत प्रश्न देखें और भुगतान, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा रोल नंबर भी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी, मेरा जो शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट था, तो ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अब सबसे पहला ही प्रश्न का उत्तर जो मैंने लिखा था यहाँ पर था, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, और मैंने गीत लिखा था जो कि सही आंसर था। लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। आप यहाँ एक ऊपर जो है एक पट्टी चल रही है जिस पर लिखा हुआ है कि उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति ली जा चुकी है, अतः पुनः
आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती। किसी कैंडिडेट को लगा था कि इस प्रश्न में का उत्तर जो है गीत नहीं होना चाहिए, तो उसने इस पर आपत्ति ली है, तो उसके लिए उनको जो है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। अगर कोई भी आपत्ति लेते हैं किसी प्रश्न पर तो व्यापम को उसका प्रूफ देना पड़ता है, तब जाकर उसको मान्य किया जाता है। अगर सही माना जाएगा तो ही उसे आगे राइट किया जाएगा और उसका हमको बोनस अंक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो वैसे सही लिखा था, मेरे हिसाब से जो है गीत होना चाहिए, तो मैंने उसको गीत सेलेक्ट किया था, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 कलर दिखाई देंगे, सॉरी 4 कलर दिखाई देंगे। एक जो दिख रहा है आपको ये भगवे कलर में जो दिखाई दे रहा है, जिस पर जो लाइन लिखी हुई है कि उक्त प्रश्न पर आपत्ति ली गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न पर आपत्ति ली हुई है। एक जो हरा कलर दिखाई देगा आपको इस प्रश्न पत्र में, उसका मतलब ये है कि वो हमने एक राइट आंसर दिया हुआ है। यहाँ ऊपर ही पढ़ सकते हैं, देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यह लिखा हुआ है कि ग्रीन जो है वो करेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्ट है ना, यानी आपने किसी उत्तर को सही दिया है तो उसको वो ग्रीन में दिखाई देगा। सेकंड जो दिखाई दे रहा है रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट और नॉन आंसर्ड, यानी या तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है या फिर आपने गलत उत्तर दिया है, तो वो आपको इस तरह से ग्रे स्केल में दिखाई देगा, जो हल्का सा ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो इस कलर में दिखाई देगा। और तीसरा जो है येलो कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपने जो व्यापम उसका जो करेक्ट आंसर है जो व्यापम द्वारा सिलेक्ट किया गया है वो आपको येलो कलर में दिखाई देगा। आगे इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप 2 कलर तो समझ ही गए होंगे। इसमें एक जो भगवा कलर में प्रिंट आ रहा है ऊपर, जिस पर लिखा हुआ है कि इस पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, तो इस प्रश्न पर हम आगे से आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते क्योंकि पहले से इस पर किसी ने आपत्ति ले ली है। दूसरा ग्रीन कलर, यानी मैंने अगर सही उत्तर दिया था तो वो हरे कलर में दिखाई दे रहा है। नीचे जो है ये आप अगले प्रश्न पर देख सकते हैं, जो पैराग्राफ आया था उस पर मैंने गलत उत्तर दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी था इसमें, तो यहाँ पर जो है ये येलो कलर में अनामिका तिवारी दे रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो अनामिका तिवारी व्यापम के अनुसार है। और मैंने जो है ग्रे कलर में इसको मैंने जो आंसर दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया था, तो वो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से येलो कलर में वो दिखाई दे रहा है जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस पर हम जो है ये भी देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र पर कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है। जैसे ये तो आपको कलर तो समझ में आ ही गए होंगे कि येलो कलर में जो है राइट आंसर है जो व्यापम के द्वारा दिया गया है, हरे कलर में वो राइट आंसर है जो हमने दिया हुआ है, ग्रे कलर में वो आंसर है जो हमने दिया है लेकिन गलत है, और जो भगवा कलर में दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये है कि उस प्रश्न पर आपत्ति ली हुई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेरे प्रश्न पत्र पर जो है कुल 19 प्रश्न जो हैं उन पर आपत्ति दर्ज की गई है। अगर ये 19 में से 10 प्रश्न भी सही होते हैं तो मुझे इन 10 प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर 5 प्रश्न भी सही होते हैं तो 5 अंकों के बोनस अंक दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारे आंसर मिला सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने जो उत्तर दिए हैं वो कितने सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी आज की पहली जो वैकेंसी थी व्यापम की, उसकी डिटेल। अगली जो डिटेल है वो उन लोगों के लिए है, यह इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों अगली जो डिटेल है वो है हमारी नई वैकेंसी को लेकर। नई वैकेंसी क्या है व्यापम की, मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि इंजीनियर्स के लिए नई भर्ती आने वाली है और इंजीनियर्स के लिए नई भर्ती आ भी चुकी है। कुछ हमारे मित्रों ने कमेंट का बॉक्स में भी लिखा था कि इंजीनियर्स की भर्ती कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर्स के लिए नई भर्ती आ चुकी है। हम लोग पीईबी पर क्लिक करते हैं वही, और उस वेबसाइट को खोलते हैं। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो वेबसाइट है इसको खोला हमने, हिंदी पर टैप किया या इंग्लिश पर टैप किया, जिस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहला आप नवीन सूचनाओं में देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 3 उपयंत्री मानचित्र एवं अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022, प्रारंभिक तिथि 9/4/2022, विज्ञापन, नियम पुस्तिका, संशोधित नियम पुस्तिका, ये सारा दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से हमारी नियम पुस्तिका पर क्लिक करते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वैसे तो मैंने इसकी नियम पुस्तिका डाउनलोड कर ली, इसलिए मेरे पास ये जो है पहले से डाउनलोड दिखा रहा है, मैंने डाउनलोड किया। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये रूल बुक खुल गया हमारे सामने।
यहाँ आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है कि आपके आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 9 तारीख है, 9/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 23 तारीख है, 23/4/2022। इसी के साथ इसमें जो संशोधन है वो भी 9/4/2022 से स्टार्ट होते हैं और संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 28/4/2022 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा का दिन व दिनांक भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। परीक्षा का दिन व दिनांक यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 जून 2022 से इसकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रही है। दोस्तों स्टार्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि आजकल सारी एग्ज़ाम्स व्यापम की जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है और ये कितना लंबा चलती है इसका तय नहीं रहता है, इसलिए ये लोग एग्ज़ाम स्टार्ट डेट देते हैं, केवल कब खत्म होगी ये नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों के लिए फीस शुल्क दिया हुआ है 500 रुपये, अनुसूचित जनजाति जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये, वही जो हमेशा से व्यापम फीस लेता आया है वही है। दूसरा दिया है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। ठीक है, 6 जून 2022 से प्रारंभ हो रही है, प्रथम पाली जो है इसके 7 बजे से 8 बजे तक है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:30 से 9 बजे तक है और उत्तर अंकित करने का समय ये तो आप पढ़ लेना, रूल बुक जब आप फॉर्म डालने जाओगे तो आपको सारी रूल बुक पढ़ा दी जाएगी जहाँ पर भी जाओगे आप, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि इस पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसकी लोगों से जानकारी ली गई थी, जो लोगों ने मांगी थी। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसमें योग्यता भी देख लेते हैं, आयु सीमा पहले देख लेते। ठीक है, तो अंक विचार, ये परीक्षा के बारे में, परीक्षा का आयोजन कब किया जाना है। अच्छा, सिलेबस पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसमें सिलेबस आया है तो कि समूह 3 में जो है इसका जो प्रश्न पत्र है, कुल अंक 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से 100 अंक का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान रखा गया है। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र रहेगा वो संबंधित विषय पर आधारित रहेगा, है ना। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इसके जो है एग्ज़ाम भी हो जाएगी। अब आगे जो दी हुई है इसमें खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती करने वालों के लिए, हाँ, इसमें जो आयु सीमा है वो अभ्यर्थी की आयु गणना 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी और जो है इसकी आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक निशक्त जन महिलाओं के लिए जो है इसमें 18 से 45 वर्ष तक की आयु दी हुई है और 5 वर्ष तक की जो है इसमें अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं और क्या है इसमें दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग सरसरी नज़र से इसको देख लेते हैं कि बाकी का डिटेल इसमें क्या है। जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहे वही चीज़ें बताते हैं। पूरी रूल बुक तो इसकी काफ़ी बड़ी है, 99 पेजेस की है, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। काफ़ी लंबा वीडियो चले जाएगा अगर हम लोग इसका वीडियो बनाते हैं तो इतना लंबा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। इतना शुल्क क्या है, यात्रा भत्ता, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है और इसमें तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये तो पदों का विवरण है, कहाँ पर कितने पद हैं इसको भी आप देख लीजिएगा कि कुल कितने पद हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है कुल पदों की संख्या की बात करें अगर तो 3435 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी है ये, 3435 पद भी बहुत होते हैं। बात करें यहाँ पर भर्ती पदों के वर्गवार। अच्छा, इसमें आपको योग्यता मैं आपको बता देता हूँ, जो बता रहा था इसमें दिया हुआ है कि संविदा भर्ती पर उपयंत्री यानी सिविल के कुल 5 पद, अकार्यपालिक इसकी योग्यता आप देख सकते हैं। वेतनमान है इसका 43,000 रुपये और इसमें मांगा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फटाफट मैं आप बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है कि इतना लंबा वीडियो देखें। तो बाकी का जो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें सीधी भर्ती उपयंत्री कुल 1 पद है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि
दूसरी जो है उपयंत्रिकी, इसमें क्या मांगा हुआ है, सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर भी मांगा हुआ है। और जो है आगे जो एक और पोस्ट आ रही थी, ये तो सिविल इंजीनियर के हो, उपयंत्री सिविल, उपयंत्री विद्युत। हाँ, इसमें क्या मांगा हुआ है, इसमें मांगा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा है ना। और उपयंत्री सिविल, ये भी सिविल का है, ये विद्युत यांत्रिकी का है। तो इसमें राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। विद्युत यांत्रिकी ये भी वही है। उप प्रबंधक आया है यहाँ पर, तो इसमें राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है ना। और क्या आया है, सिविल मानचित्र वाला एक पोस्ट बचा हुआ है अभी हमारे पास है ना। विद्युत यांत्रिकी तो हो गया है, ठीक है। ये मानचित्रकार जो आया था पद, इसमें मांगा है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा दिया हुआ है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री ड्राइंग में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। चौथा पॉइंट है, हाँ ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र का मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो लिखा हुआ है, ये ITI है। तो ITI से अगर किसी ने मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र हासिल किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और जो है मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि मान्यता प्राप्त संस्था से आर्टिस्ट या मानचित्रकार में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ये जो है आप लोगों को सीधी सीधी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो मैंने आपको बता दी है। और बाकी की डिटेल जो है आप इसके रूल बुक पे जाकर पढ़ सकते हैं। और कोई पद छूटा है क्या, नहीं छूटा है ना, ये सारे पदों का आपको योग्यता, अच्छा समयपाल छूट गया था, हाँ समयपाल छूट गया था, ठीक है। तो इसमें जो सहायक भवन अधिकारी था, हाँ विद्युत इंजीनियरिंग में 3 वर्ष, ठीक है। इसमें एक समयपाल था जिसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेड में ITI मांगा था। अगर सिविल इंजीनियरिंग में किसी ने ITI कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ये समयपाल की भर्ती के लिए है, ठीक है। और तो कोई पद नहीं छूटा है, अगर छूटता है तो हम लोग देख लेते हैं, एक बार पूरी की पूरी रूल बुक में जाकर देख लेते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं छूटा है, जहाँ पर भी आई है सारे पद हम लोगों ने कवर किए हैं। और ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो पद हैं वो हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। और कुछ रूल बुक में बचता है क्या, हम लोग देख लेते हैं। ये तो पदों की भर्ती होगी, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी का जो है आप लोग रूल बुक जो हमेशा रहता है वही रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है कि क्या क्या मांगेंगे क्या क्या नहीं, वो सारी डिटेल आपको। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।